क्या तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर है दुनिया? सब कुछ डिटेल में जानेंगे क्योंकि रूस के 5वीं बार बन चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लगातार 5वीं बार चुनाव जीते हैं। रूसी राष्ट्रपति चुनाव जीत के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी शक्तियों को भी चेतावनी दी है। क्या कहा है, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड से कम का समय लगता है और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। तो आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर सुन रहे हैं तो दोनों जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं, जैसे ही पुतिन ने चुनाव जीता उसके बाद उन्होंने कहा कि रूस नाटो संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम दूर है। और इससे पहले आपको पता है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई देशों ने मिलकर पुतिन को समझाया था कि जो परमाणु हमला है ऐसी अब एक काम मत करिए। लेकिन फिर बीच में एक दिन रूस ने इस प्रकार से धमकियां दी थी कि वो यूक्रेन पर परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकता है। TSS के अनुसार पुतिन ने अक्सर परमाणु युद्ध के खतरों के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उन्होंने कभी भी यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध ने पश्चिम के साथ मॉस्को के संबंधों में सबसे गंभीर तनाव पैदा कर दिया है। जिस प्रकार से पुतिन के बयान आ रहे थे, उन्होंने कभी भी यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा था, ऐसे उन्होंने कहे हैं। लेकिन धमकियां लगातार वो देते रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सीधा सीधा दुनिया को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में रूस और नाटो के बीच जो सीधे टकराव है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। TASS ने पुतिन के हवाले से जो बातें बताई हैं वो आपको मैं बताना उचित समझता हूँ। TASS ने जो बातें साझा की हैं उसमें कहा गया है कि मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन यह पूर्ण पैमाने पर तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगा और मुझे लगता है कि इसकी संभावना नहीं है। क्या किसी को इसमें दिलचस्पी है? यानी कि रसिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वो भी तीसरे विश्व युद्ध से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो, लेकिन वो यूक्रेन को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। रूस में 15 से 17 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने हमले तेज किए हैं। कीव द्वारा सीमा क्षेत्र पर बड़ी संख्या में सैनिक भेजने पर पुतिन ने कहा कि यहाँ कहीं कहीं 5000 तक लोग मौजूद हैं। रूसी स्वयंसेवी कोर यानी कि रूसी संघ में एक आतंकवादी संगठन के रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका नाम है रूसी स्वयंसेवी कोर, और इसी तरह के समूहों में 2500 लोग शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति चुनावों में करारी जीत हासिल करते हुए जो बातें कहीं वो आपको जाननी चाहिए। पुतिन ने यह भी कहा कि फरवरी में आर्कटिक जेल में विपक्षी नेता की जो अचानक मौत हुई है उससे पहले वह अलेक्सी नवल्नी से जुड़े कैदियों की अदला बदली के लिए सहमत हो गए थे। नवल्नी की मौत को दुखद घटना बताते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि जेलों में बंद लोगों के निधन के अन्य मामले भी हैं, यानी कि सिर्फ उनकी मौत एक घटना है लेकिन और भी लोगों की मृत्यु होती है, तो इससे किसी प्रकार की साजिश नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जो उनके मुख्यालय पर संबोधन चल रहा था, पुतिन ने कहा, जहां तक नवल्नी का सवाल है, हाँ उनका निधन हो गया, यह एक दुखद घटना है और ऐसे अन्य मामले भी जब जेलों में बंद लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं हुआ है? क्योंकि अब ये अपना पल्ला दूसरों पे झाड़ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि विपक्षी नेता की जेल में मौत से कुछ दिन पहले उन्हें पश्चिमी देशों में बंद कैदियों के लिए नवल्नी के बदले देने के प्रस्ताव के बारे में बताया गया था। 16 फरवरी को जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की मौत हुई थी, जिसे एमपीएस हिंदी ने प्रमुखता से एक तरह से बताया जाए कि हमने नवल्नी के पूरे बायोग्राफी को ही कवर किया हुआ था, प्रमुखता से उनसे हमने आपको बताया था। नहीं देखे हैं तो आप जाकर दुनिया में क्या चल रहा है नाम की जो प्लेलिस्ट है 2024 दुनिया में क्या चल रहा है उस वाली प्लेलिस्ट में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। रूस स्थित TSS ने रूसी संघ के केंद्रीय चुनाव आयोग के जो आंकड़ों का हवाला दिया है, अगर हम उसके हिसाब से जाने कि जो पुतिन है उन्हें कितने प्रतिशत वोट हासिल हुए तो आप चौंक जाएंगे। पुतिन ने चुनावी प्रोटोकॉल के 70% प्रसंस्करण के परिणाम के आधार पर 87.17% वोट प्राप्त करके राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जबकि अगर आप देखेंगे कि 100 में से 87% अगर वोट मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 5वीं बार बनने के तो वैसे ही दावेदार हो चुके थे। रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव ने
4.1% वोटों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि न्यू पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार व्लादिस्लाव दावानको को 4.8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर आने का मौका मिला। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रसिया यानी कि LDPR के उम्मीदवार लियोनिद स्लस्टस्की को गिनती में महज 3.15% वोट मिले हैं और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रतिशत जो पहली बार 15 से 17 मार्च तक 3 दिनों में हुआ वो 74.22% रहा था। व्लादिमीर पुतिन के अगर हम कैरियर की बात करेंगे तो पुतिन पहली बार सन 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। वो 2008 तक इस पद पर रहे। 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति मेदवेदेव ने अपनी पार्टी से पुतिन को एक बार फिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट करने को कहा। इसके बाद 2012 में चुनाव में पुतिन ने जीत हासिल की और वो सत्ता में लौट आए। तब से अब तक वो राष्ट्रपति पद पर लगातार बने हुए हैं। अगर हम इनके वोट परसेंटेज की बात करें तो लगातार इनके वोट परसेंटेज बढ़ते गए हैं। बात करते हैं जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन रूस है उसकी जो वेबसाइट से बातें निकल रही हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म से, तो उसमें बताया गया है कि 2000 में जब ये चुनाव पहली बार जीते थे तो इन्हें 53.4% वोट मिले थे। फिर 2004 में इन्हें 71.9% वोट इन्हें मिला था। फिर 2012 में इन्हें 63.6% वोट मिले। 2018 में 76.66 वोट मिले और सन 2000 से लेके 53.4% यानी कि 50% से इन्होंने लगातार अपने ग्राफ को ऊपर किया हुआ है। रूसी संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से संविधान को बदला गया है। मामला यह है कि 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहने का इरादा इन्होंने बनाया है। जो रूस का संविधान है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। 2 बार मतलब लगातार की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि एक बार चुनाव जीते हैं, फिर दोबारा चुनाव जीते हैं, फिर तीसरी बार वो नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके चलते 8 मई 2008 को पुतिन ने अपने PM दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनवाया और खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। दिमाग देखिए, खेल देखिए कि 2008 में ये 8 मई 2008 को खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं और अपनी ही पार्टी के जो PM दिमित्री मेदवेदेव थे उन्हें राष्ट्रपति बना देते थे। यानी कि एक तरह से जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसका पालन करते हुए वो खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर लेते हैं और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं और फिर इनका कार्यकाल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है संवैधानिक रूप से। फिर नवंबर 2008 में दिमित्री ने संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। इसके बाद 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने लगातार राष्ट्रवाद को पुश किया और देश की जनता को सोवियत यूनियन वाला रसूख वापस दिलाने के सपने दिखाए और बताया कि जिस प्रकार से सोवियत संघ कार्य करता था यानी कि USSR करके जो था उसके सपने दिखाने शुरू किए। जैसे कि अखंड भारत की बात होती है भारत में, उसी तरह से वहाँ के अखंड रसिया की बात की जाने लगी। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा भी कर लिया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो विचारधारा है एक तरह से सही अपने मतलब दोनों की मेल खाती है। जैसे व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उनका जैसे पुराने काल में प्राचीन काल में उनका जो USSR संघ था उसी तरह से भारत जो है कहीं ना कहीं अखंड भारत की कल्पना करते रहता है, तो उसके लिए प्रयासरत रहता है। तो आप इससे थोड़ा मेल जोल कर सकते हैं जिससे कि रसिया और भारत के रिश्ते इस मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के रिश्ते इसीलिए ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं। चाहे कैसी भी हालात हो, चाहे कोविड का समय हो, चाहे रूस यूक्रेन वार में भारतीयों को वहाँ से निकालने का समय हो। जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की सीमा खत्म कर दी। यानी कि लगातार चुनाव आप लड़ सकते हैं। जो 2 बार की टर्म एंड कंडीशन थी जिसके लिए उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री और अपने सहयोगी जो प्रधानमंत्री थे उनको राष्ट्रपति बनाकर फिर 2012 में राष्ट्रपति बने थे, वो टर्म कंडीशन ही इन्होंने 2020 में ख़त्म कर दिया। इसे सही साबित करने के लिए पुतिन ने जनमत संग्रह भी करवाया था, जनता से संग्रह करवाया था, उनके राय को भी लिया था। इसी के साथ पुतिन ने 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता अपना साफ कर लिया। इससे पुतिन सोवियत संघ पर करीब 3 दशकों तक राज करने वाले स्टालिन से आगे निकल जाएंगे। रूस की संसद जो है उसे फेडरल असेंबली कहते हैं। इसके भी
भारत की तरह दो हिस्से हैं। ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहा जाता है और निचला सदन जो है उसे स्टेट डूमा के नाम से जाना जाता है। और भारत में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। रूस में राष्ट्रपति का पद सबसे पावरफुल होता है और वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है और फिर मतलब प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, यानी कि कैबिनेट जो होती है भारत की वो पावरफुल होती है। लेकिन रसिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल राष्ट्रपति होता है। भारत में प्रधानमंत्री का जो रोल है, रूस में वो पावर राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। पावर के नाम पर दूसरा नंबर आता है वहाँ पर प्रधानमंत्री का। और तीसरा सबसे शक्तिशाली शख्स होता है फेडरल काउंसिल, यानी कि ऊपरी सदन का जो अध्यक्ष होता है। जैसे हमारे भारत में अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में ओम बिरला जी है ना, तो लोकसभा के अध्यक्ष, उसी तरह वहाँ के फेडरल काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो ऊपरी सदन, यानी कि वहाँ का ऊपरी सदन। लेकिन भारत का जो ऊपरी सदन क्या है, भारत का ऊपरी सदन आपका राज्यसभा है और उसके अध्यक्ष तो है ही नहीं, वहाँ पे सभापति होते हैं। भारत में अध्यक्ष राज्यसभा में नहीं होते, उन्हें सभापति कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और सभापति कौन होता है भारत में राज्यसभा का, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, भारत का राज्यसभा का एक तरह से सभापति होता है। ठीक है। पुतिन के बारे में कुछ और चीज़ें आपको बता दें। फोर्ब्स पत्रिका है, उसके अनुसार 2013 से लेकर 2016 तक लगातार 4 बार व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन घोषित किया गया है। व्लादिमीर पुतिन रूस के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। पुतिन की बेटियों की गिनती रूस की सबसे अमीर लड़कियों में होती है। इसके अलावा पुतिन ने रूसी अरबपतियों के ग्रुप ओलिगार्की पर भी पकड़ मजबूत रखी है। पीछे हमने चर्चा की कि किस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन मीडिया से बात करते हुए बहुत सारी बातें बताई हैं। कुछ और चीज़ें यूक्रेन के बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है पश्चिमी देशों के टुकड़ों पर पल रहा है, वहाँ पर जी रहा है। पश्चिमी देश लगातार उसे मदद भेज रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई एक दिन रुक जाएगी। पश्चिमी देशों ने इस बात की पूरी कोशिश की कि रूस और यूक्रेन में कभी अच्छे रिश्ते न बन पाए। यूक्रेन में शांति तब होगी जब हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। हमारा लक्ष्य अब भी पहले जैसा ही है। दुनिया देख रही है कि रूस अपने हितों के लिए लड़ने से नहीं डरता है। पुतिन ने कहा, यूक्रेन को सेना से मुक्त करना हमारे एजेंडे में है। यूक्रेन शांति पर बात नहीं करना चाहता, इसलिए हम मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं। उनके राजनेता लापरवाही के साथ अपने ही सैनिकों को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन खुद ही अपनी बर्बादी का रास्ता बना रहा है। हम अब तक यूक्रेन में हजारों टैंकों को तबाह कर चुके हैं। रूस शांति के लिए तैयार है, लेकिन पश्चिमी देश ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। यूरोपीय देश अपनी प्रभुता खो चुके हैं, वो अमेरिका से आर्डर लेते हैं। इसके बावजूद हम अब भी अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा मानना है कि अमेरिका दुनिया के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि भारत में पिछले दिनों डीप फेक का मामला बहुत उजागर हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री के भी बहुत सारे वीडियो बने थे जिसमें वो गाना गाते हुए नज़र आ रहे थे और डांडिया करते हुए नज़र आ रहे थे। उसी तरह एक महिला कलाकार हैं, उनकी वायरल चीज़ें आई थी। तो अब फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर चिंता भी जाहिर की थी कि डीप फेक को एक अच्छे तरीके से लिया जाना चाहिए। डीप फेक का नज़ारा आपको राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखा, यानी कि डीप फेक के जरिए एक स्टूडेंट था जो सेंट पीटर्सबर्ग की स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने डीप फेक की मदद से अपने आप को पुतिन जैसा ही दिखा दिया। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें सवालों के पूछने का सिलसिला शुरू हुआ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन खुद से ही सवाल पूछते हुए उसमें नजर आए और ये मामला था उस स्टूडेंट का जो खुद पुतिन जैसा दिखाई दे रहा था। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए उसने रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सवाल पूछा। पुतिन ने कहा, इसके विकास को रोकना असंभव है, तो इसका मतलब है कि हमें भी इसमें आगे बढ़ना होगा। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको रोका नहीं जा सकता है, सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है, इसके विकास के साथ साथ खुद को आगे बढ़ाना होगा और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं उसको तलाशना होगा। ठीक है। और इसमें गलत चीज़ें होने वालों को रोकना होगा। इस दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि उनका कोई हमशक्ल या बॉडी डबल नहीं है। मजाकिया लहजे में पुतिन ने कहा, स्क्रीन पर डीप फेक पुतिन मेरा पहला बॉडी डबल है। तो कहीं ना कहीं वो मजा ले रहे थे। यूक्रेन में सिविल वार चल रहा है, तो वो हार रहा है या जीत रहा है, ये भी सवाल इनसे पूछा गया, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है काफ़ी समय से चल रहा है।
पुतिन ने कहा कि हमने यूरोपियन यूनियन के साथ कभी भी रिश्ते खराब नहीं किए, वो हमेशा हमें पीछे धकेलते रहे हैं। हम दशकों से यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन जंग की शुरुआत तभी हो गई थी जब 2014 में पश्चिमी देशों ने मिलकर यूक्रेन में तख्तापलट किया और तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की सरकार हटा दी गई। यूक्रेन में सिविल वार चल रहा है, उनका साउथ ईस्ट भाग हमेशा रूस के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो चुका है, वो खुद ही अपने सैनिकों को मिटाने में लगा हुआ है। जंग वन वे टिकट होता है। यूक्रेन पूरी दुनिया से पैसे मांग रहा है, लेकिन वो मैदान में लगातार हार रहा है। रूस की सेना में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 4.86 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवाया है। सभी मोर्चों पर हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। रूस डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और जपोरिजिया जैसी यूक्रेनी क्षेत्रों में एकीकरण और विकास पर हर साल करीब 92.68 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही उन्होंने गाजा और यूक्रेन जंग में जो समानता है उसकी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा इसमें समानता नहीं है। पुतिन ने इजराइल हमास जंग पर किए गए सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति गाजा में शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गाजा और यूक्रेन जंग में कोई समानता नहीं है। गाजा के मामले में यूनाइटेड नेशन में कई बार समाधान पर बात हुई है, लेकिन कुछ देश इसे लागू होने ही नहीं दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में समस्या को सुलझाने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इकलौता रास्ता होता है। साथ ही साथ जो वहाँ की जीडीपी है उसकी ग्रोथ को लेकर इन्होंने कहा कि रूस का संप्रभुता के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। रूस अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के काबिल है। हमारे आर्थिक विकास से कई लोग सकते में हैं। हम इस साल के अंत तक देश की जीडीपी में 3.5% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पुतिन हर साल के आखिर में यह कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से पुतिन ने यह कॉन्फ्रेंस नहीं की। 2021 में कोरोना और 2022 में यूक्रेन के साथ जंग के चलते कॉन्फ्रेंस नहीं किए थे। पुतिन के कैलेंडर का मुख्य हिस्सा कॉन्फ्रेंस माना जाता है। वो इसे ग्लोबल मुद्दों पर अपनी पकड़ दिखाने के मौके के तौर पर देखते हैं। यानी कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो विभिन्न दुनिया के प्लेटफॉर्म, जो मीडिया या करंट अफेयर से जुड़े लोग होते हैं, वो इसको कवर करते हैं। जैसा कि हमने इसको आज कवर किया और इसके माध्यम से रसिया में पुतिन के जो वर्चस्व है और उनके जो विचारधाराएं हैं वो हम बता रहे हैं। तो अब भारत के लोग भी हिंदी भाषी क्षेत्र में जो हैं उनको भी पता चल जाएगा कि रसिया के जो यूक्रेन है वो किस प्रकार से हैं, और परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी इससे लिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं समानता भी वैचारिक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसे वो क्या करते हैं, अपना ग्लोबल मुद्दों पर अपनी पकड़ दिखाने के मौके के तौर पर देखते हैं। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीडिया से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार वो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के जो कार्यक्रम हैं, अभी तक 2 या 3 इन्होंने कार्यक्रम अटेंड कर लिए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो उसी तरह ये अपनी पकड़ को मजबूत दुनिया में दिखाना चाहते हैं। वो लोगों से सरकारी नीतियों का फीडबैक भी लेते रहते हैं। G20 की वर्चुअल समिट के दौरान पुतिन ने लगभग 2 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग खत्म किए जाने का जिक्र किया था। पुतिन ने कहा था, अब यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने का समय आ गया है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने कभी भी शांति वार्ता के लिए मना नहीं किया। ये यूक्रेनी कानून के कारण रुकी है। दरअसल अक्टूबर 2022 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आधिकारिक तौर पर पुतिन के साथ किसी भी यूक्रेनी वार्ता की संभावना को असंभव घोषित करते हुए एक डिक्री, यानी कि वहाँ पर जो ऑफिशियल डिसीजन होता है उस पर साइन कर दिया था। और ये जो एक तरह से कानून बन चुका है, और इस कानून के तहत रूस की सरकार और यूक्रेन की सरकार एक टेबल पर बात नहीं कर पाएगी जब तक इस कानून को वहाँ पर नहीं रद्द किया जाएगा। हालांकि इसमें रूसी सरकार के साथ बातचीत के लिए दरवाज़ा खुला होने की भी बात थी कि ज़रूरत पड़ने पर बातचीत हो सकती है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया था। इसके पीछे व्लादिमीर पुतिन का मकसद एक ही था, यूक्रेन पर कब्जा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह मंजूर नहीं था, लिहाजा 1 साल बाद भी यह जंग जारी है। इस जंग में दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इक्विपमेंट्स तबाह हुए। पुख्ता आंकड़े तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस जंग में दोनों तरफ के हजारों लोगों के सैनिकों की जान गई है। और बीच में कुछ चीज़ें निकल के आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि भारत के जो युवा वहाँ रसिया में काम करने जा रहे हैं, उनको रसिया की सेना में गलत तरीके से शामिल कर लिया गया था, तो जिसकी संज्ञान भारत सरकार ने भी लिया था। ठीक है, तो वो भी घटनाक्रम हमने अपने चैनल पर आपको बताया हुआ है। हालांकि 23 दिसंबर 2022 को पुतिन ने ऐलान किया था कि वे जल्द ही युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा था कि इस संघर्ष को खत्म करना हमारा मुख्य मकसद है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते
रहेंगे। लेकिन नए साल यानी 1 जनवरी 2023 को पुतिन ज़ेलेंस्की में जुबानी जंग शुरू हो गई और ये आज तक चलती हुई नजर आ रही है। दोनों ने अपने देश को संबोधित किया था। पुतिन ने 9 मिनट लंबे संबोधन में कहा था, हमारी सेना अपनी जमीन, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रही है। हम रूस और अपने परिवारों के लिए जंग जीतेंगे। इसके पलटवार में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, अपना वीडियो मैसेज जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि रूस के लोगों से कहा कि उन्हें पुतिन तबाह कर रहे हैं। वे अपने सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी आड़ में छिप रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों में जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन सब मिला जुला कर जनता का समर्थन पुतिन के पास प्राप्त हुआ है और अब कहीं ना कहीं फिर से ये अपने उन विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे जो विचारधारा इस समय यूक्रेन में उनकी दिखाई दे रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा रसिया के बारे में जो एक बेसिक जानकारी होती है वो प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में बहुत कम समय लगता है, सिर्फ 1 सेकंड से कम का समय लगता है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है और आप अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।